हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स पर। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल में ताम्रपाषाणिक काल को पढ़ेंगे वीडियो के पार्ट 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। ताम्रपाषाणिक काल यानी कि कॉपर स्टोन एज, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। मीन्स जब मनुष्य के द्वारा पत्थर और तांबे दोनों प्रकार के औजारों का एक साथ प्रयोग किया गया, उन्हें यूज किया गया, तो इसी काल को ताम्रपाषाणिक काल के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह थी तांबा, यानी कि सबसे पहले औजार बनाने के लिए जिस धातु का यूज किया गया वो थी तांबा धातु। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करीब 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, जो तांबे का सबसे पहले यूज किया गया था वो 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में है। जो भारत में ताम्रपाषाण की अवस्था वाले मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं वो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत वो स्थान है। अगला पॉइंट आता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में आहाड़ा एवं गिलुंड नामक स्थानों की खुदाई की गई। मालवा एवं एरड़ स्थानों पर भी खुदाई का कार्य संपन्न हुआ, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो इस प्रकार से खनन किया गया उन स्थानों का, और उन स्थानों से जो प्राप्त हुई वो सारी चीज़ें इन जगहों से मिली। खुदाई में मालवा से प्राप्त होने वाले मृदभांड ताम्रपाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृदभांडों में सर्वोत्तम माने जाते हैं। यानी कि जो मालवा से खुदाई करने के बाद जो प्राप्त हुए मृदभांड वो ताम्रपाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृदभांडों से सर्वोत्तम माने जाते हैं। इन्हें सर्वोत्तम माना जाता है। इस संस्कृति का समय 1400 से 700 ईस्वी पूर्व के करीब माना जाता है। वैसे यह सभ्यता ग्रामीण भी पर कुछ भागों में जैसे दाइमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। यहाँ पे एक वर्ड आता है नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है जब नगरों का विकास होना शुरू होता है, ग्रामीण स्तर का छोड़ करके नगरों का विकास होना शुरू होता है, तो उसे बोलते हैं नगरीकरण। बनास घाटी में स्थित आहाड़ में सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई हैं। ये सब तांबे से निर्मित उपकरण थे। आहाड़ अथवा ताम्बुवली के लोग पहले से ही धातु के विषय में जानकारी रखते थे कि जो बनास घाटी में स्थित आहाड़ जो जगह है वहाँ पर कुछ सपाट कुल्हाड़ियाँ मिली थी, कुछ चूड़ियाँ मिली थी और विभिन्न तरीके के चादरें प्राप्त हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो थी वो तांबे से निर्मित थी, ये सारे उपकरण। तो आहाड़ अथवा ताम्रवली के लोग पहले से ही धातु के विषय में जानकारी रखते थे, उन्हें तांबे धातु के बारे में जानकारी थी पहले से। देन आता है आहार संस्कृति की समय सीमा 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। जो आहार संस्कृति की सीमा है वो 2100 से और 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। गिलुंडू, जहाँ पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? फलक उद्योग गिलुंड। गिलुंड जो एक स्थान है वहाँ पे प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले थे और ये आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में गाय, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर और ऊंट पालते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान का अवशेष मिला है। जीवन सामान्यतः ग्रामीण था। यानी कि खुदाई के दौरान जो सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिन चीज़ों से हमें उसके इतिहास के बारे में पता चलता है, तो वो सारी चीज़ों में है कि इस काल में जो लोग थे वो गेहूं, धान तथा दाल की खेती करते थे। पशुओं में जो पालतू बनाए जाते थे पशु वो थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट। और जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान का अवशेष भी मिला है। तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि वहाँ का जो जीवन था वो ग्रामीण था, वहाँ पर नगरीकरण उस टाइम तक नहीं विकसित हुआ था। चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं। कुछ बर्तन जैसे साधारण तस्तरियां एवं साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूत एवं रेशम के धागे तथा कायथा में मिले मनके के हार के आधार पर
कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई बुनाई एवं सोनारी व्यवसाय से भी परिचित थे। जिस प्रकार से वो लोग विभिन्न तरीके की कलाकारियाँ करते थे, विभिन्न तरीके की चीज़ें बनाते थे, उस तरीके से पता चलता है कि वो लोग कताई बुनाई के बारे में भी जानते थे। इन सारे व्यवसायों से वो परिचित थे, उनके बारे में उन्हें जानकारी थी। इस समय शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफनाया जाता था। जो इस टाइम पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो जो शव का संस्कार होता है वो घर के भीतर ही शव को दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर एवं महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। तो इस प्रकार से इनके कुछ नियम रहे होंगे कि दक्षिण भारत में जो शव प्राप्त हुए हैं उनके जो शीश है, मतलब सर का साइड है, वो पूर्व की ओर मिला है और पैर पश्चिम की ओर, जबकि जो महाराष्ट्र से प्राप्त शव हैं उनके शीश उत्तर की ओर हैं और पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था। इस काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से लगता है कि लोग वृषभ एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। तो जो ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं तो इससे ये पता लगता है कि उस टाइम पे लोग मातृ देवी और वृषभ इन लोग की पूजा किया करते थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पाई हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं उस टाइम की, और कुछ हड़प्पोत्तर काल की हैं, उसके बाद के टाइम की हैं। तो अलग अलग काल हैं। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनवाली स्पष्टतः ताम्रपाषाणिक अवस्था के हैं। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईस्वी पूर्व तक बची रह सकी। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के जो अवशेष मिले हैं वो ताम्रपाषाणिक काल में ही मिले हैं। उससे पहले जो चित्रित विभिन्न तरीके की कलाकारियों वाले जो भांड होते थे, बर्तन होते थे, उनके अवशेष नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले जो मिले हैं वो मिले हैं ताम्रपाषाणिक काल में। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े गांव की स्थापना की। इनके द्वारा ही सबसे पहले बड़े बड़े गांव की स्थापना की गई। अब आती है कुछ संस्कृतियां और उनके काल, वो किस काल से किस काल तक चली। आहार संस्कृति जो थी वो लगभग 1700 से 1500 ईस्वी पूर्व तक चली। दूसरा आता है कायस्थ संस्कृति, ये लगभग 2000 से और 1800 ईस्वी पूर्व के बीच चली। तीसरा आता है मालवा संस्कृति, ये 1500 से 1200 ईस्वी के पूर्व के मध्य। चौथा आता है सावलदा संस्कृति, ये 2300 से और 2200 ईस्वी पूर्व। पांचवा आता है जोरवे संस्कृति, ये 1400 से और 700 ईस्वी पूर्व। फिर आती है प्रभास संस्कृति, ये लगभग 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व। और रंगपुर संस्कृति आती है 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व। तो ये संस्कृतियाँ थी और इनका काल था कि ये संस्कृतियाँ किस काल से और किस काल तक चली, किस काल से किस काल के मध्य तक इनका जो था समय था। अब आता है कुछ रिवाइज से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं। भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाईस्टोसीन या हिमयुग से हुआ था, यानी कि जो भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का जो विकास हुआ था वो हिमयुग से माना जाता है। प्रस्तर युग या पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थर के उपकरणों की बनावट तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रस्तुर यानी कि जो पाषाण युग है उसमें मनुष्य के द्वारा जो प्रयोग में लाए गए पत्थर के उपकरण थे उनकी बनावट के आधार पर तथा जलवायु के आधार पर जो जलवायु में परिवर्तन हुआ, हिमयुग से जो चेंज हुआ, धीरे धीरे जो हिम था वो पिघलने लगा और किस प्रकार से नदियों का विकास हुआ, इन सारे परिवर्तनों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पुरापाषाण काल यानी कि पैलोलिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक एज, और तीसरा है उत्तर अथवा नवपाषाण काल, इसे बोला जाता है नियोलिथिक एज को। तो पुरापाषाण काल में मानव शरीर के अवशेषों का अभाव रहा है, यानी कि जो मानव के शरीर के अवशेष हैं वो नहीं प्राप्त हुए हैं। हिमयुग का अधिकांश हिस्सा इसी काल से गुजरा। इस काल में चॉपिंग यानी कि पेबुला परंपरा के अंतर्गत गोल पत्थरों को तोड़कर हथियार बनाए गए, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। इस चीज़ के अवशेष मिलते हैं पंजाब की सोहन नदी घाटी में।
हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स परंपरा के हथियार मद्रास से प्राप्त हुए हैं। मद्रास के अतिरिक्त इस काल के औजारों के अवशेष मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, दिदवाना राजस्थान तथा नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, गुहा से तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष मिले हैं। तो इन जगहों से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इनके अवशेष प्राप्त हुए। इस युग का मानव आग से अनभिज्ञ था, यानी कि आग के बारे में वो जानकारी नहीं रखता था। कच्चा मांस अथवा फल फूल खाया करता था, क्योंकि आग का आविष्कार नहीं हुआ था, आग के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। स्थायी निवास के अभाव में इस समय का मानव खाना बदोश का जीवन व्यतीत करता था। कृषि कर्म तथा पशुपालन से विमुख इस समय का मानव पूर्णतः आखेटक का जीवन जीता था, यानी कि उसे कृषि के बारे में कुछ पता नहीं था, पशुपालन के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। तो इसके कारण जो मनुष्य था उस टाइम का, वो केवल आखेटक यानी कि शिकार करके जीवन व्यतीत करता था, शिकार करता था, वही खाता था, ये उसकी दिनचर्या होती थी। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करके मछली पकड़ने, खाद्य सामग्री को एकत्रित करने के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे थे। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में शिकार में प्रयुक्त होने वाले औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाणोपकरण कहा जाता था। तो कुछ चेंजेस आ गए थे। इस टाइम के लोग शिकार करने, मछली पकड़ने, खाद्य सामग्री को एकत्रित करने के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे थे। पशुपालन के बारे में भी इन्हें जानकारी होने लगी थी। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं कि उस टाइम पे लोग पशुपालन करते थे। ये अब मिले हमें आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से, इन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। इस काल में शिकार में प्रयुक्त होने वाले जो औजार थे वो बहुत ही छोटे थे, जिन्हें माइक्रोलिथ नाम दिया गया था। ये हिंदी में से लघु पाषाणोपकरण कहा जाता था। छोटे आकार के पत्थरों से निर्मित उपकरण राजस्थान, गुजरात, मालवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा मैसूर से प्राप्त हुए हैं। संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण में ही मिला। उससे पहले जो मानव का अस्थिपंजर था, अस्थिपंजर यानी कि हड्डियों का ढांचा आप बोल सकते हो, तो ये जो मिला है वो मिला है मध्य पाषाण काल से मिला है। प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से मध्य पाषाण काल के प्रथम मानव अस्थिपंजर मिले हैं। इस काल में मानव थोड़ा बहुत कृषि कर्म तथा बर्तन निर्माण कला से भी परिचित होने लगा था, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में भी जानने लगा था, और कुछ बर्तन निर्माण की कला भी उसे थोड़ी बहुत आने लगी थी। मध्य पाषाण काल में ही भारत की गुफा चित्रकारी के अवशेष मिले हैं, और विंध्याचल की गुफाओं में अनेक आखेट, नृत्य एवं युद्ध से संबंधित प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। तो गुफाओं पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां करना जो था वो शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल से। संभवतः इस काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया से भी परिचित थे। अंत्येष्टि क्रिया बोला जाता है अंतिम संस्कार जो होता है उस वाली क्रिया को, तो इस क्रिया से भी लोग परिचित होने लगे थे। नवपाषाण युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। इस समय के औजारों में कुल्हाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। जो हैंडेक्स थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका स्थान था। उस टाइम के लोग इसका बहुत यूज किया करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नवपाषाण काल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ने वाले हैं, और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।